नमस्कार मित्रों। नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा आदि को आरोपी बनाया है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड के तार भारत के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ते हैं तो मुझे लगता है पहले एक बार हम इसके इतिहास को संक्षेप में समझते हैं और फिर मौजूदा विवादों को डिस्कस करेंगे। दरअसल 1937 में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की स्थापना होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये जो फर्म है ये 3 अखबारों का प्रकाशन करती थी अलग अलग भाषाओं में। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड का, हिंदी में नवजीवन का और उर्दू में कौमी आवाज़ का। 1938 में जब नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य था भारत के लोगों को संगठित करना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी आवाज़ को बुलंद करना। लखनऊ से शुरू हुआ ये एक अखबार धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा और आलम यह था इसके प्रभाव का कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को इसको बैन करना पड़ा और 1945 तक ये बैन लागू रहा। आज़ादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का एक मुखपत्र बन के रह गया। समय के साथ ये अपनी आभा खोता रहा और सन 2008 में आर्थिक तंगी के कारण इसका जो प्रिंट एडिशन था उसको बंद करना पड़ा। फिर होता क्या है, 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना होती है जिसमें डायरेक्टर होते हैं राहुल गांधी। सोनिया गांधी इसमें शेयर होल्डर होती हैं और इन दोनों के पास इसमें 76% के शेयर्स होते हैं। बकाया 24% में मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस जो कि कांग्रेस के सदस्य वो होते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही नॉमिनल, जैसा कि आरोप में है सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा कि इसको नॉमिनल 50 लाख के करीब रुपए देके इसको अपना एक्वायर करती है एसोसिएट जनरल को, इनफैक्ट नेशनल हेराल्ड को ही। और यहाँ से विवाद की जड़ शुरू होती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में जब एलिगेशंस लगाए तो उनका कहना है कि ये साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। शांति भूषण जी ने, जो कि पूर्व कानून मंत्री थे, उनका भी कहना था कि हम इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया जब ये इसका नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहण किया गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और हमारे पिताजी के जो शेयर थे उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। यही सेम बात मार्कंडेय काटजू जी, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका भी कहना था। तो यहां से मामला थोड़ा सा गहरा जाता है। यहां से एक शक की सुई जरूर घूमती है कि आखिर चीजें उतनी फेयर नहीं थी जिस स्तर पर इनको होना चाहिए था, अपेक्षित था। खैर, ईडी इसमें एक केस दर्ज करती है मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत, पीएमएलए से बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इस संबंध में कार्रवाई के दौरान तकरीबन 752 करोड़ के एसेट्स जो कि नेशनल हेराल्ड के थे उनको जब्त करती है। और उसके बाद फिलहाल ये चार्जशीट फाइल की गई है। 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। तो ये मामला जितना ही कानूनी है उतना ही पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक भी इसके बहुत मायने हैं। क्योंकि भारत की एक प्रमुख पार्टी के 2 प्रमुख सदस्य इसमें इन्वॉल्व हैं और एक ऐतिहासिक विरासत की प्रतिष्ठा दांव पे है जिसके राजनीतिक मायने तो हैं ही,